से लेकर द्वारका ले जानी पड़ी। लेकिन वैशाली का क्या सामर्थ्य था, जबकि 7,707 गणराजा थे, लेकिन व्यवस्था क्या रही होगी जिसने मगध को भी बढ़ने नहीं दिया। बहुत समय तक मगध का विस्तार नहीं हो सका, क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट थी तो वैशाली थी। वैशाली का संस्कार ही अलग था। दूसरी तरफ एक सत्ता थी जिसमें एक व्यक्ति निरंकुश था, राजा था, लेकिन वैशाली की जो परंपरा थी उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण था। दंड को धारण जो व्यक्ति करता उसका भी चयन होता था। प्राचीन विश्व में इस प्रकार की बात किसी और देश में देखने को उस काल में नहीं मिलती। तो बड़ी अलग भूमि थी, सोच बड़ी अलग थी, सोच बहुत बड़ी थी। और आधुनिक समय में जब देखते हैं, जब हर देश में आदर्श व्यवस्था अगर कुछ है तो प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र की अगर जड़ों पर जाए तो कहीं न कहीं जड़ तो यही थी। सबसे प्राचीन काल में प्रेरणा कहाँ जगी? वैशाली में जगी। और वैशाली मगध के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, किस प्रकार वैशाली का नाश हो। लेकिन वैशाली का नाश आसान नहीं था। उस समय मगध के सम्राट थे अजातशत्रु। सब लोग जानते हैं कैसे वैशाली पर विजय प्राप्त हुई थी, हुआ था। लेकिन वैशाली अभेद्य मानी जाती थी। वैशाली इतनी शक्तिशाली थी कि मगध के साथ भी बहुत सारी विषयों पर जब विवाद होता था तो संधि, जैसे आज भी होती है, संधि होती है दो राजाओं के बीच में, उसी प्रकार से वैशाली गणराज्य और मगध साम्राज्य के बीच में संधि व्यवस्था रहती थी। लेकिन वैशाली अगर इतनी शक्तिशाली थी तो उसका पतन क्यों हुआ? कितने लोग ये कहानी जानते हैं? आप जानते हैं, चलिए अच्छी बात। कितने लोग जानते हैं? केवल एक व्यक्ति जानते हैं कि वैशाली का पतन क्यों हुआ। चलिए उस पुरानी इतिहास का स्मरण करते हैं जब मगध और वैशाली में सामंजस्य के लिए विवाद चला करते थे। आज भी गंगा इसी का प्रवाहमान है, तब भी गंगा को वैशाली और मगध की सीमा के रूप में माना जाता था। इसी गंगा के बीच में कहीं अनेक नौकाओं पर सवार होकर व्यापारी पार किया करते थे। मार्ग इतने सुगम नहीं थे जैसे आज हैं। उस समय नदी के मार्गों का अधिक प्रयोग होता था। उसमें जो भी जाता निश्चित मगध और वैशाली दोनों में संघर्ष चलता होगा कि कर कौन लेगा। नदी तो एक ही है, संधि हुई, उसमें वह जो भी पहले कर लेगा उसका आपस में बंटवारा उस प्रकार किया जाएगा कि दोनों का बराबर हिस्सा मगध और वैशाली के पास जाए। इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। उसी बीच में एक हीरे के खदान की सूचना मिली जिसमें हीरा निकलता था। तब अजातशत्रु और जो वैशाली के अनाधिपति थे उनके बीच फिर संधि हुई। इसमें जितने भी रत्न निकलेंगे उसको भी मगध और वैशाली में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन वैशाली में धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं एक प्रकार का अहंकार जन्म ले रहा था। बहुत लोग थे, बदलते रहते थे, लेकिन गणराज्य बड़ा शक्तिशाली था। उस प्रकार से कभी ऐसा हुआ कि उस खदान से जो हीरा था उसको जब निकाला गया उस समय मगध को सूचना नहीं थी और उस पूरे रत्न को वैशाली ने रख लिया। अब ये बात जब भी किसी संधि का मान नहीं रखा जाए, निश्चित है उसमें लगेगा कि भाई क्या हुआ, हमने तो बात की थी। तो मगध में और वैशाली में जब इस बात में संघर्ष हुआ और वैशाली ने उस खदान से निकले रत्नों को रख लिया, तब अजातशत्रु बड़े विचलित हुए। उन्हें लगा कि मगध की सत्ता आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वैशाली का समूल नाश नहीं होगा। अब वैशाली इतनी शक्तिशाली, नाश कैसे हो? तब अपने एक मंत्री वसाकार को भगवान बुद्ध के पास अजातशत्रु ने भेजा, यह जानने के लिए कि वैशाली के पतन का रहस्य क्या हो सकता है, किस प्रकार वैशाली को क्षति पहुंचाई जा सकती।
बड़ा ही रोचक संवाद होता है जब वसाकार वहां पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध के पास उनके प्रमुख शिष्य आनंद, जो आज भी जब हम लोग जाते हैं कोल्हुआ जाते हैं, आनंद स्तूप विद्यमान है जिसमें उनके अवशेष का हम स्मरण करते हैं। तो वसाकार जब पहुंचे तो भगवान बुद्ध से आनंद प्रश्न कर रहे थे और समाधान चाह रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि बताओ, वैशाली की जो सभा है वो नियमित होती है या नहीं होती है? सभी गणराजा समय पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं? उन्होंने कहा नियमित होती है, पहुंचते हैं। वैशाली में वृद्धों का सम्मान होता है या नहीं होता है? वैशाली में स्त्रियों का सम्मान होता है या नहीं होता है? वैशाली में अरहतों का सम्मान होता है या नहीं होता है? तो जितने भी प्रश्न भगवान बुद्ध ने किए, सबका उत्तर बड़ा सकारात्मक था कि वैशाली के तो लोग बड़े महान हैं, हर प्रकार के अच्छे संस्कार को धारण करते हैं, सभाएं समय पर होती हैं, सभाओं में एक मत बनता है, उसी पर राष्ट्र के सारे फैसले लिए जाते हैं। तो हर उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि वैशाली का नाश नहीं होगा, वैशाली की अभिवृद्धि ही होगी। तो सुनकर अजातशत्रु और विचलित हुए। जब वसाकार पहुंचे, भाई ये तो वसाकार ने कहा कि बुद्ध की वाणी तो दैवीय वाणी है, इसमें कहीं भी मतभेद नहीं कि यदि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वैशाली की अभिवृद्धि ही होगी, नाश नहीं होगा, तो कहां संदेह है। लेकिन निराश होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वैशाली में ऐसा होगा तब उसका नाश नहीं होगा। यदि वैशाली में सभासदों में आपस में सहमति बनी रहेगी, एक मत बना रहेगा, तो उसकी अभिवृद्धि होगी। लेकिन अगर वैशाली के सभासदों में, मंत्रिपरिषद में आपस में संघर्ष हुआ, सहमति नहीं बन पाई, लोग आपस में संघर्षों में उलझे, तो क्या होगा? तब अजातशत्रु को लगा कि अगर ऐसा कुछ किया जाए, ऐसी कोई युक्ति लगाई जाए जिससे वैशाली की जो शक्ति है, उसका जो संस्कार है, उसका नाश हो जाए। उन्होंने फिर से वसाकार को वैशाली भेज दिया, परंतु इस बार जब भेजा तो यह बताकर भेजा कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। वसाकार ने मगध की दरबार में वैशाली की बड़ाई कर दी, वैशाली के बारे में प्रशंसा की। उससे क्षुब्ध होकर अजातशत्रु ने सार्वजनिक रूप से निष्कासित कर दिया। तब वसाकार वैशाली आए। वैशाली में उस समय उनको शरण मिला। उद्देश्य तो कुछ और था। उस उद्देश्य में वसाकार लगे, 3 वर्ष लगे। लेकिन 3 वर्ष में जितने भी कर्णागार में लोग थे, सबको धीरे धीरे उन्होंने उनके मन में उस फूट को डालना शुरू किया। और इतिहास में, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि इस प्रकार एक युद्ध हुआ जिसमें मल्ल देश से चलकर एक राजा आए और जो अभिषेक पुष्करनी है, उस सरोवर का महत्व है कि जो भी गणराजा चुने जाते थे उनका अभिषेक उसी सरोवर में किया जाता था। उसमें किसी अन्य व्यक्ति के स्नान की अनुमति उस समय नहीं थी। केवल जो गणाधिपति का जब चयन होता था, सभा होती थी, उसी समय अभिषेक किया जाता था। लेकिन उसमें जब मल्ल देश के राजा अपनी पत्नी के साथ आए तो उन्होंने स्नान करने के लिए जिद की, संघर्ष हुआ, काफी लोग मारे गए। उसके बाद जब सभा बैठी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी वैशाली में एकमत नहीं था, जो स्पष्ट हो गया। उससे पहले तक सब लोग एक मिलते थे किसी विषय पर, और विशेषकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, गणराज्य की सुरक्षा की बात हो, एक मत बनता था। लेकिन उस समय एक मत नहीं बना। और जब नहीं बना तो जो बात कही गई थी कहाँ रही? अजातशत्रु को समय उपयुक्त दिखा। कथाएं हैं किस प्रकार रथ को लेकर आक्रमण हुआ, कैसे सेना घुसी, लेकिन जब घुसी तो प्रतिकार नहीं हो सका। भीषण युद्ध हुआ, बहुत लोग मरे। लेकिन यदि संगठित होकर लड़े होते तो वैशाली के साम्राज्य की अभिवृद्धि ही हुई होती। इतने बड़े साम्राज्य की जो उस प्रेरणा पर बनी थी कि राज सत्ता में एक व्यक्ति को वह अधिकार देना उचित नहीं है, गणराज्य ही वह आदर्श है जिसमें कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण रूप से हो सकता है।
उस प्रेरणा की प्रतीक रही वैशाली नष्ट हो गई। क्यों हुई? आपस में स्वार्थ, आपस के संघर्ष। जो लोग पहले मिलकर आपस में एक साथ मिलकर चलते थे, विवाद होते होंगे बट विवादों का जो कारण रहता था, उनका जो उद्देश्य रहता था कि एक प्रकार की सहमति बने। कोई भी दो व्यक्ति एक तरह के नहीं होते, लेकिन जब मिलते हैं, विवाद होते हैं, उन विवादों से एक समाधान, एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। और खास करके वैसे विषयों पर सबकी रुचि हो, उस पर निश्चित समाधान निकलना चाहिए। तो वैशाली में उस प्रकार की परंपरा चल रही थी उस काल में, जब किसी पूरे विश्व में कल्पना नहीं हुई थी। लेकिन बाद में उसका जब अंत हुआ तो वैशाली का क्षय हो गया। ये कहानी थी कैसे वैशाली, जो मैंने सुनाया उसका कारण है। लेकिन अब सोचना यह होगा कि वैशाली में उस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना क्यों संभव हो सकी। क्या कारण थे कि पूरे विश्व में उस समय जो व्यवस्था कहीं नहीं स्थापित हो सकती थी, वैशाली में ही हुई। जड़ बड़े पुराने हैं। जिस क्षेत्र की हम लोगों ने बात की, विदेह का क्षेत्र, उसकी भौगोलिक परिभाषा दी, उसी को मिथिला भी कहते हैं। और जब ज्ञान की बात करते हैं, प्राचीन काल में यदि ज्ञान का सर्वोत्कर्ष, सबसे बड़ा उत्कर्ष कहीं मिलता है तो इसी मिथिला में मिलता है। वेदों को ज्ञान का भंडार कहा गया, पश्चिमोत्तर भारत में लिखे गए। लेकिन वेदों का भी उत्कर्ष कहीं हुआ तो कहां हुआ? यही भूमि थी। और जब ऐसी भूमि में उस प्रकार के ज्ञान के बीज उस समय होंगे, तो निश्चित है कि वहां के लोग ज्ञानी होंगे। और जो ज्ञानी होते हैं तो छोटे चीजों में संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है। और पूर्वोत्तर तक फैली थी, ब्रह्मदेश तक थी, दक्षिण तक थी, उत्तर में हिमालय के पार तक थी। उसका शासन पाटलिपुत्र से चलाना, वो भी तब जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम आज की तरह विकसित थे। कैसे संभव हो सके? कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे उनकी सोच रही होगी? अगर सोच छोटी होती तो क्या वैशाली की स्थापना होती? लेकिन सोच बड़ी लेकर के भी जब चले, जो वंशज थे आपस में उनका सामंजस्य बिगड़ा, सहयोग की भावना चली गई, संघर्ष में उलझ गए, इतने महान गणराज्य वैशाली का भी पतन हो गया। इतिहास बहुत कुछ बताता है। अगर हम लोग जाते हैं, वैशाली के अवशेष देखते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, तो शायद उस अवशेष की प्रतिध्वनि हम सुन नहीं रहे। अवशेष तो स्पष्ट बताते हैं वैशाली क्या थी। उसमें अगर आप जाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सारे संदेश स्पष्ट मिलेंगे कि जिस क्षेत्र में कभी भगवान बुद्ध भी चले कुशीनगर, तो बाद में गए, अंतिम यात्रा भी वैशाली से प्रारंभ हुई थी। लेकिन जीवन की उनकी जो प्रथम यात्रा शुरू हुई थी, जब चले थे, तो पहली बार पहला संदेश उन्होंने वैशाली से ही ग्रहण करने का प्रयास किया था। लंबी यात्रा चली, समय बीता, बुद्ध हुए। बुद्ध जब हुए तब भी वैशाली से उन्हें बड़ा लगाव था। बौद्ध ग्रंथों में अनेक कथाएं मिलती हैं, कैसे एक समय ऐसा आया जब लोग जानते थे कि वैशाली भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय है, और भीषण अकाल आया, वैशाली में लोग मर रहे थे, आपदा आ गई थी, तो लोगों ने बुद्ध का स्मरण किया। और जब बुद्ध आए तो बरसात हुई, चलती रही। किस प्रकार से वैशाली का संबंध बुद्ध के साथ रहा, सारे बौद्ध ग्रंथों में वर्णित। तभी जब भगवान बुद्ध आए तो अंतिम यात्रा के पूर्व भी अंतिम उपदेश उन्होंने वैशाली में ही दिया। तो कुछ बात तो रही होगी, और कुछ बात की अगर जड़ तक जाते हैं तो बात सोच ही थी। सोच जो अलग थी। कारण क्यों? वेदांत की भूमि रही है। निश्चित है कुछ नया सोचने की जो धारणा थी हमारे पूर्वजों में थी, तभी तो जब बाकी जगह जो विकास हुआ उससे अलग हम सोच पा रहे थे। और जब बिहार की कल्पना करते हैं, पूरे बिहार में अलग प्रकार की चीजों की कल्पना करते हैं, तो वैशाली को हम बड़ी सोच के लिए उसका स्मरण करते हैं। पूरे मिथिला को वेदांत के दृष्टि के लिए उसका स्मरण करते हैं। मगध को उसके शौर्य के लिए स्मरण करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्यों? मगध में भी भले ही राजवंश था, लेकिन राजवंश में कुछ भिन्नता थी। बाकी जगह जहां बिल्कुल स्पष्ट था कि केवल क्षत्रिय ही शासक होगा, मगध की
सत्ता की जब कल्पना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम पाते हैं कि मगध में भी एक प्रकार की बड़ी सोच थी। वैशाली में सोच आध्यात्मिक थी, व्यवहारिक थी, लेकिन मगध के शासकों के प्रति भी, मगध का शासक कौन होगा, जो सोच थी बहुत बड़ी थी। कारण नंदवंश के उदय का स्मरण कीजिए, किस वर्ग से आते थे? क्या उस समय सभी वर्गों ने निश्चित ही उसको चुनौती दी होगी, लेकिन जब द्वंद्व हुआ होगा तो स्वीकार्यता मिली, तभी तो मगध का प्रसार हुआ है। ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही। आज अगर हम सोचते हैं, जिस काल में पूरे विश्व ने गणतंत्र की कल्पना नहीं की थी, तब वैशाली उस गणतंत्र के रूप में स्थापित था, जिसमें एक, जैसे संसद आज हम बात करते हैं, उस प्रकार से 7,707 सांसद उपस्थित होकर चयन करते थे उस काल में। तो अगर प्राकृतिक अभिवृद्धि हुई होती तो हम कहां रहते? उस समय जब नालंदा स्थापित थी, विक्रमशिला स्थापित थी, तब न ऑक्सफोर्ड था न कैम्ब्रिज था। यूरोप की क्या दशा थी? आपस में लड़ाई चल रही थी, जिसको हम कहते हैं डायन की व्यवस्था, उस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। लोग मरे जा रहे थे, अंधविश्वासों में ग्रस्त थे। लेकिन तब के यूरोप को, आज के यूरोप को 1000 वर्षों में अगर देखते हैं, कितना परिवर्तन आया। क्यों आया? यूरोप में कहते हैं रेनेसां, मतलब एकाएक कुछ नया सोच लेकर लोग आए। उसमें भी शुरू में संघर्ष हुआ, नए सोच को लेकर चलने के लिए लोग तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे। लेकिन जब संघर्ष समाप्त हुआ तो एक नए यूरोप का उदय हुआ, और जब उस यूरोप का उदय हुआ तो उसने पूरे विश्व पर ही अपना प्रभाव डालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। भारत भी प्रभावित हुआ, पराक्रांत हुआ, स्वतंत्रता से ग्रसित हुआ, संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज जब स्वतंत्र है तो क्या हमें स्मरण नहीं करना चाहिए उस काल का, जब हम उस आदर्श के रूप में स्थापित थे, जिसकी कल्पना पूरा विश्व भी नहीं कर रहा था? तो लेट्स इंस्पायर बिहार अगर अभियान कहेंगे तो मूल रूप से यही है कि पहले तो हम अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था थी इससे बहुत अच्छी हो सकती थी, इससे बहुत अच्छे भविष्य का हम निर्माण कर सकते थे यदि हम जिस प्राकृतिक अभिवृद्धि हमारी सोच की हुई होती। वे उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज हैं, कोई नए कहीं और से तो आए नहीं। जब उस समय वैसी सोच रख सकते थे तो आज किसने रोका है? जब प्राचीन काल में उस वैशाली को हम स्थापित कर सकते थे, जिसको नष्ट करने के लिए भी षड्यंत्र करना पड़ा, तो अगर उसी भाव को पुनः जागृत कीजिए और सोचिए हम क्या कर सकते हैं। सोचने से हो सकता है कि समाधान दिखे, लेकिन समाधान तभी होंगे जब हम संगठित होकर कुछ एक बात पर एकमत होकर कुछ प्रयास करेंगे। अकेले कोई व्यक्ति यदि सोचे कि सारी चीजें बदल जाएंगी तो बदलेंगी क्या? लेकिन यहां पर हम लोग बैठे हैं, कम ही लोग हैं, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन हर व्यक्ति का महत्व है। इसमें से 5 व्यक्ति अगर मिलकर किसी एक बिंदु पर सहमत हो गए और मिलकर प्रयास करने लगे तो उस प्रयास में शक्ति आती है। और जब प्रयास इस प्रकार का हो कि उससे व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं जुड़ा हो, यह नहीं हो कि इससे मेरा लाभ क्या होगा, उद्देश्य ये हो कि समाज को हम क्या दे सकते हैं, प्रेरणा वहां हो कि हम क्या थे। तो जो 5 व्यक्ति मिलकर भी संगठित प्रयास करेंगे तो निश्चित अन्य 50 को प्रेरित करने की क्षमता रखेंगे। पूरा अभियान यही है। अभियान है कि जब प्राचीन काल में बिहार वैसा हो सकता था कि पूरे विश्व से चलकर लोग यहाँ पढ़ने के लिए लालायित रहते थे, तो आज ऐसा क्यों है कि भारतवर्ष के किसी कोने में किसी को आप पूछ लीजिए कि बिहार जाना चाहते हो तो उसके मन में द्वंद्व हो जाता है, प्रश्न करता है क्या व्यवस्था, बिहार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। प्राचीन काल में ठंडे हिमालय से गुजरते हुए लोग आते थे कि नहीं आते थे? जान जोखिम में डालकर आते थे, ऐसी ऐसी सत्ताओं के संघर्ष करते हुए आते थे, केवल इसलिए भूमि यही थी जो बुलाती थी, आकर्षित करती थी अपने ज्ञान के कारण, अपने शौर्य के कारण, अपने उद्यमिता की भावना के कारण। लोगों की सोच बड़ी थी, तभी फाहियान भी चलकर आया, ह्यून सांग भी चलकर आया,
और ना जाने कितने आए, कितने तो बीच में चले भी गए। लोग वही है, ऊर्जा भी वही है, क्योंकि डीएनए तो वही है, गुण तो बदलते नहीं है, गुण तो वही होंगे। लेकिन यदि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या आने वाले समय में लगता है कि नहीं होगा, जब हम निराश होते हैं तो सोचना पड़ेगा क्यों। ऊर्जा क्या सही दिशा में लग रही है या नहीं लग रही। और इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे वादों में ग्रसित हैं। जहां संघर्ष नहीं होना चाहिए उन मुद्दों पर भी हम संघर्षरत हैं, आपस में लड़ते जा रहे हैं। कोई जातिवाद के नाम पर संघर्ष कर रहा है, कोई संप्रदाय के विषय में सोच रहा है। और जब ऐसा होगा तो समाज कहां आगे बढ़ेगा। जब वैशाली का पतन हुआ, क्यों हुआ? जब तक लोग एकमत थे, सहमत हो जाते थे, किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदु पर मतभिन्नता की स्थिति नहीं होती थी, विवाद होता था, लेकिन विवाद का स्वरूप सकारात्मक होता था। उद्देश्य होता था कि जो सबसे उचित निर्णय हो लें, और जब निर्णय हो जाए तो सबकी सहमति रहे। लेकिन जब उसका ह्रास हुआ, उस महान गणराज्य का, जिसके बारे में स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध ने भी कहा कि इसका कभी नाश नहीं होगा, अभिवृद्धि होगी, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो जब संघर्ष होने लगा, आपस में लोगों के स्वार्थ ने उस महत्व को ग्रहण करना शुरू कर दिया, वैशाली का भी पतन हो गया। आज अगर हम लोग पुनः उसी भावना को जागृत करते हैं, सोचते हैं कि कुछ बदलना है, कुछ करना है, उस प्राचीन भावना को, उस बड़ी सोच को पुनः धारण करना होगा। हो सकता है जब एक होकर चलें तो लोग उपहास का पात्र समझे, सोचे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, करेगा क्या। लेकिन जहां कुछ लोग संगठित हुए, उस भावना को लेकर आगे चलने लगे, तो वहीं से उस प्रेरणा की शुरुआत होती है जिसने कभी महान अखंड भारत के साम्राज्य को भी स्थापित किया था। उस समय भी जब चाणक्य के पुत्र चाणक्य चले होंगे और उन्होंने किसी राजा से बात की होगी कि भाई मैं तो अखंड भारत बनाना चाहता हूं, इसमें आप सहयोग करो, तो पहली बात तो राजा नहीं चाहेगा कि स्वतंत्रता खत्म हो। और उसके बाद जो पूरी परिकल्पना थी उस पर निश्चित ही प्रश्न चिन्ह लगता कि भाई कैसी परिकल्पना है, क्यों बनना चाहिए, कितने ही उत्तर देने पड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी सोच थी उसने अंततः अपने परिणाम प्राप्त कर लिए जब चंद्रगुप्त मौर्य उस अखंड भारत का शासक बना। क्षमता वही है, सोचना होगा, मिलकर संगठित होना होगा, मिलकर कुछ प्रयास करना होगा, किस प्रकार के समाधान होने चाहिए उसके लिए कुछ क्रियान्वित करना होगा। तो शिक्षा, समता, उद्यमिता पर संबंधित कार्यक्रम में कैसे हमारी सहभागिता हो, इस पर विचार करके कुछ कार्यक्रम निर्धारित करने होंगे। अनेक जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित करके हम लोग स्थापित कर चुके हैं और वैशाली से बहुत आशा है, चूंकि वैशाली वह भूमि है जहां सदैव कोई सोच नहीं रही है और बढ़ी रही है। तो जब आप जुड़े हैं, आपसे बात हो रही है, तो मेरे मन में जब आ रहा था तो आशा थी, आज भी आशा लेकर जा रहा हूं कि कुछ न कुछ अलग देखने को मिलेगा जो बाकी बिहार से अलग होगा, चूंकि क्षेत्र वैशाली है। यदि आपके मन में थोड़ी सी प्रेरणा जगी कि हम क्या थे, तो संख्या मतलब नहीं रखेगी। 10 लोग मिलकर प्रयास शुरू कर देंगे तो देखिएगा आप दूसरों को निश्चित प्रेरित करते हुए संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और जब चिंतन बदलेगी, सोच बदलेगी, तो प्राचीन काल में जब वैशाली स्थापित हो सकती थी, तो आज आधुनिक काल में जब संचार के माध्यम भी हैं, मार्ग भी हैं, प्रौद्योगिकी भी है, सब कुछ है, छोटी सी बात पर बड़े बड़े संदेशों को प्रसारित हम कर देते हैं। तो उस संदेश को जो हमारे ही इतिहास से है, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। यहीं राजा विशाल की भूमि चीख चीख कर बुलाती है, बताती है कि सोच क्या थी। तो जब छोटी सोच से लिप्त कोई व्यक्ति मिलता है, उसके समक्ष आप प्रस्तुत हो जाए कि आपकी सोच कैसी है, और सोच कोई नई नहीं है, बड़ी है। और बड़ी सोच क्यों है? क्योंकि उसी भूमि के तो वंशज हैं, उन्हीं पूर्वजों के तो यशस्वी वंशज हैं जो कभी ऐसा सोचते थे जहां गणतंत्र उत्पन्न हो सके और जिस भूमि में विश्वविद्यालय स्थापित हो सके, उसका भविष्य कैसा होगा यह तो हमारे हाथ में है। लेकिन जिन कारणों से वैशाली का पतन हुआ, यदि वे कारण बने रहे तो उदय नहीं होगा। फिर कोई न कोई वसाकार आएगा, युक्ति लगाएगा, आपस में संघर्ष कराएगा और उसकी मंशा पूरी हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वैशाली जैसे महान गणराज्य का भी पतन हो जाएगा। तो यदि आगे बढ़ना है
तो वसाकार की नीति से सावधान रहना होगा। संघर्ष में नहीं, जहां दिखे छोटे छोटे वादों से ऊपर उठकर वैशाली की जो सोच थी उसको पुनः जीवंत करना होगा और मिलकर विवाद हो, सकारात्मक विवाद हो, लेकिन सहमति जब बने उन मुद्दों पर तो दिखना होगा कि हम साथ हैं और मिलकर उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को मैं इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं जुड़ाव है और बढ़े, आने वाले समय में हम लोग और मिलते रहें। आप भी कभी किसी क्रम में कभी फिर मुलाकात हो तो मिलते रहें और इसको बहुत आगे ले जाना है। तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को हम ले जाएंगे। अपने ही इतिहास का स्मरण करा के यदि हम बताएंगे तो जो मन में उनकी निराशा व्याप्त हो रही है कि वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा है, सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। जब उस समय हम कर सकते तो आज हम उससे और कहीं अच्छा कर सकते हैं, इसमें कदापि संदेह नहीं है। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।